दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय धारा 91 सीआरपीसी पर है। अर्थात जब किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति ये दावा करता है, और ख़ासकर दो मुकदमों में, एक तो 498A या दहेज संबंधित किसी भी मुकदमे में वो दहेज की बात कहता है। वो कहता है कि मैंने इतने लाख रुपए नगद रुपए के रूप में दहेज दिया था। और दूसरा चेक डिसऑनर के किसी मुकदमे में जिसमें कोई व्यक्ति ये दावा करता है ऑन एफिडेविट ओथ पर, और ये कहता है कि मैंने फला व्यक्ति को, माने एक्यूज्ड को, इतने लाख रुपए या इतने हजार रुपए नगद रूप में उधार दिए थे। और उस दावे के बाद वो आनोत आता है और वहाँ अपनी एग्जामिन भी कराता है, अपनी चीफ लिखवाता है। तो ऐसी स्टेज में हम उस झूठे व्यक्ति को, चूँकि होता क्या है कि वास्तव में लोग बढ़ा चढ़ा करके एक ऐसा अमाउंट बताते हैं जो रीजनेबल नहीं होता, दूर से दिखाई देता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की गई है। लोग कहते हैं मैंने 50 लाख रुपया शादी में खर्च किया था। खर्च भले ही 5 लाख किया हो या 2 लाख किया हो, लिखते हैं 50 लाख किया था। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग उससे क्रॉस एग्जामिन करें, अदालत में आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें, तो सबसे पहले ये तथ्य रिकॉर्ड पर ले आएं कि क्या वह व्यक्ति इनकम टैक्स पेड करता है, उसका पैन नंबर है, पैन कार्ड उसके पास है या नहीं है। ये बात रिकॉर्ड पर आ जाना बहुत आवश्यक है। और इसको रिकॉर्ड पर लाकर, या नहीं भी रिकॉर्ड में है तो सबसे पहले आप एक बेस्ट रेमेडी है ये काम करिएगा कि ऐसे व्यक्ति की जो कंप्लेंट है, माने उसका जो परिवाद है ऑन ओथ, उस परिवाद की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा करके और संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप भेजिए एक एप्लीकेशन के साथ, एक प्रार्थना पत्र लगा करके कि सो एंड सो पर्सन ये इतने रुपए का दावा कोर्ट में किया है कि इतना रुपया मैंने नगद फला फला को दिया था या मुझे दिया था, चूँकि आप ही कंप्लेनेंट हैं उसमें। और इस व्यक्ति के पास इसके जो सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा इसके पास किसी जगह से आ पाया होगा जो लीगल इनकम हो सकती है। इसने कहीं से इलीगल इनकम करके इतना रुपया इकट्ठा किया है। ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए, और जांच करके इससे इस रुपए का, इस ईयर का कम से कम टैक्स लिया जाए और टैक्स के साथ ही जुर्माना वसूला जाए। क्यों ना जुर्माना वसूला जाए। और साथ ही साथ चूँकि आप इसमें शिकायत करता हैं और आप सरकार की को टैक्स दिलाने के लिए सूचना दे रहे हैं, तो क्यों ना उस अमाउंट से आपको भी कुछ एज ए बख्शीश या मेहनताना या उचित इनाम के रूप में कुछ अमाउंट दे दिया जाए। तो इस तरीके की शिकायत आप 2 प्रकार से करिए। एक तो डाक से भी भेज सकते हैं, व्यक्तिगत जाकर के भेज सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उनके टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं और ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो ये शिकायत करिएगा कि इन्होंने इतने लाख रुपए का दहेज दिया था, वो भी कैश में, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कोर्ट में ये एफिडेविट पे कह रहे हैं, माने झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो जब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं तो उस वर्ष में, जिस वर्ष का ये बता रहे हैं कि हमने इतना रुपया खर्च किया था, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या उस सोर्स ऑफ इनकम पर कोई टैक्स अदा किया गया है। अगर इनकम टैक्स नहीं दिया गया है तो इनकम टैक्स ना देना भी, इनकम टैक्स माने अपनी आय छिपाना भी एक अपराध के दायरे में है और ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, जब आपकी जानकारी में उस व्यक्ति का पैन नंबर या पैन कार्ड आ जाता है, तब आप अपने डिफेंस की स्टेज में, दोस्तों ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन खारिज हो गई, और वो खारिज इसीलिए हो जाती है कि उसको हम प्री मेच्योर कंडीशन में दे देते हैं। या ऐसी स्थिति में आज मैं कुछ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा करूंगा, जिसमें हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बताई हैं कि किस स्टेज पर दिया जाना चाहिए प्री मेच्योर, या किन किन कंडीशन में 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए और किन किन कंडीशन में रिजेक्ट होनी चाहिए। तो साथियों, इस बारे में जानते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके का मैटर हो
जहां लोग झूठ बोल करके आपको ऐसे एज एक्सटोर्शन करना चाहते हैं, उद्दापित कर रहे हैं, फर्जी तरीके से चाहते हैं कि आपसे कुछ पैसा वसूल लिया जाए। पता चला कि 1-2 लाख रुपए का लेन देन है, उधर बता रहे हैं कि 20 लाख का लेन देन है और कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया हमने दिया था। तो इस तरीके से आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन 91 CRPC के अंतर्गत दे सकते हैं कि सो एंड सो ईयर की फला फला व्यक्ति की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये विवरण तलब कर लिया जाए, और ऐसे व्यक्ति का विवरण तलब भी किया जाएगा क्योंकि उसका तथ्य तो रिकॉर्ड पर आ जाएगा, और वो बात रिकॉर्ड पर आ जाएगी तो वो आपको आपके मुकदमे में बेनिफिशियल होगी, आपको फ़ायदेमंद होगी। अब दोस्तों हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट्स की चर्चा करते हैं। एक जजमेंट है, अभी मैं पढ़ रहा था, श्रीमती मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ही सन 2007 में इसमें जजमेंट में कहा है। इसमें जो हॉनरेबल जस्टिस थे उन्होंने कहा है कि दहेज की जो लोग एफिडेविट देते हैं, दहेज की बात बताते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कोर्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी चाहिए, दिलवानी चाहिए, ताकि उनकी जांच पड़ताल हो और ये देखा जाए कि उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम सही है, या जो बता रहे हैं उस पर उन्होंने टैक्स अदा किया है। अगर उस पर इनकम टैक्स अदा नहीं किया है तो ये चूंकि कोर्ट में ऑन ओथ कह रहे हैं, एफिडेविट पर है, शपथ के साथ कह रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो या तो यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको 340 CRPC से प्रोसिक्यूट किया जाए, या वहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके डिफेंस में ये बहुत अच्छा एक रीजन हो सकता है, आ जाएगा, और इसकी विजिलेंस में और अन्य जगह भी शिकायत करनी चाहिए। और दूसरा है कि एक केस हुआ था, नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल सुलेमान रेड्डी 2018, सेकेंड वॉल्यूम SCC पेज नंबर 93। इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि किन किन स्थितियों में, किन किन चीज़ों के लिए जब कोर्ट को यह इत्मीनान हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट इस मुकदमे के डिस्पोजल के लिए आवश्यक है, तब एक तो इसका प्रयोग न्याय हित में किया जाएगा। फर्स्ट गाइडलाइंस है कि न्याय हित में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि जो दस्तावेज आप चाह रहे हैं वो कोर्ट को लगे कि ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी लग रहा है, आप कोर्ट को बताइए कि ये दस्तावेज क्यों ज़रूरी है। तीसरा है कि आरोपी इसको कभी अधिकार पूर्वक नहीं मंगवा सकता है, वो प्रेयर ही कर सकता है। और चौथा है कि दस्तावेज की जानकारी हो कि वो किसके पास है या किसके अधिकार में है। दोस्तों एप्लीकेशन स्वीकार कब होती है 91 CRPC की, और अस्वीकार कब होती है, इसके भी 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। स्वीकार तब होती है कि जिस वस्तु के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है वो अस्तित्व में हो, माने उसका अस्तित्व हो। अस्तित्वहीन वस्तु के लिए आप एप्लीकेशन देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा, यदि है तो वो किसके पास है और किसके अधिकार में हो, ये भी आप कोर्ट को बताएं। और तीसरा कि वो वस्तु इस मुकदमे में प्रासंगिक हो। और रिजेक्ट होने के कारण क्या हैं, आपने गलत स्टेज पर कोई एप्लीकेशन लगा दी है, आप पता चला डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे रहे हैं और वहाँ 91 CRPC का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तो कोर्ट को क्या पड़ी है जो आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर डिफेंस ले आवे। चूँकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर केवल उन्हीं चीज़ों को देखा जाता है जो पत्रावली पर हैं, और कोई नई चीज़ या बाहरी सामग्री को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप ऐसे में जब 91 CRPC की एप्लीकेशन लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा, मांगी गई वस्तु अप्रासंगिक है, माने गैर जरूरी है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और आरोपी ने या एक्यूज ने कानून से हटकर के कोई वस्तु मांगी है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। बाकी इन स्टेजेस में आप सेक्शन 91 CRPC का प्रयोग करें। एक और 91 CRPC पे रूलिंग है, रीतिका इंडस्ट्रीज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हॉनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में एक जजमेंट दिया है, उसको भी देख सकते हैं। इन जजमेंट्स के नाम और साइटेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, अच्छा लगा तो मैंने बताया। दोस्तों आप अगर चैनल अच्छा लगे
वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में देखिए। नमस्कार।